हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सेवा सदन उपन्यास का कथानक। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संक्षेप में सेवा सदन उपन्यास की कहानी यह है। कृष्णचंद्र एक ईमानदार थानेदार है। वह पुलिस कर्मचारियों की तरह घूस नहीं लेता, वेतन में गुजर बसर करता है। सुमन और शांता उसकी दो बेटियां थीं। सुमन जवान हुई तो उसके ब्याह के लिए घर में रुपया नहीं था, इसलिए कृष्णचंद्र ने घूस लेने की ठानी। उस हलके में एक बड़ा महंत और जागीरदार रामदास था, जो साथ ही साहूकारी भी करता था। उसका कारोबार श्री बांके बिहारी के नाम चल रहा था। 10-20 मोटे ताजे और मुस्टंडे साधु उसके अखाड़े में पड़े रहते थे, जो दूध मलाई खाते और दंड लगाते थे। चरस और भंग खूब पीते थे। महंत जी की अफसरों से भी साठगांठ थी। किसी आसामी की यह हिम्मत नहीं थी कि महंत जी का कर अथवा सूद देने से इनकार कर दे। जो व्यक्ति महंत जी की बात नहीं मानता था, उसका इलाके में रहना संभव नहीं था। पानी में रहकर मगरमच्छ से कौन बैर मोल ले सकता है। कृष्णचंद्र जिन दिनों सुमन के ब्याह के लिए घूस लेने की बात सोच रहा था, उन्हीं दिनों श्री बांके बिहारी जी के मुस्टंडों ने एक आसामी चेतू को इतना पीटा कि उसे जान से मार डाला। उसका अपराध यह था कि वह यज्ञ के लिए लगाया हुआ चंदा नहीं दे सका था। थानेदार कृष्णचंद्र ने रिश्वत लेकर मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन उसने अपने माथतों को घूस में से कोई हिस्सा नहीं दिया, जिससे बात खुल गई और घूस लेने के अपराध में कृष्णचंद्र को 5 साल की सज़ा मिली। कृष्णचंद्र की पत्नी सुमन और शांता को लेकर अपने भाई उमानाथ के घर चली गई। धनाभाव के कारण सुमन का विवाह 15 रुपये वेतन पाने वाले गजाधर नामक व्यक्ति से हो गया। सुमन, जिसने भले दिन देखे थे, अब बहुत ही निम्न श्रेणी में चली गई। 15 रुपये में गृहस्थ चलाना मुश्किल जान पड़ता था। गजाधर से भी उसे कोई सहानुभूति नहीं मिली। वह उससे छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ता था। भोजन उपरांत आदि कुछ दाल भात बच जाता और सुमन उसे गिरा देती तो गजाधर को उसकी यह बात बहुत खलती। इधर सुमन को घर में यह बमचक सहनी पड़ती थी और 2 जून रोटी भी नहीं जुटती थी। उधर उसके घर के सामने एक भोली नामक वैश्या खूब ठाठ से रहती थी। नगर के बड़े बड़े आदमी उसके घर खुले बंदों आते थे और भोली का आदर करते थे। सुमन सोचती थी कि मुझसे तो यह वैश्या कहलाने वाली भोली ही अच्छी है। एक दिन वह गंगा से लौटती हुई म्यूनिसिपल बाग में एक बेंच पर बैठने लगी तो चौकीदार ने उसे उठा दिया और उसी समय 2 वैश्याएं आई तो चौकीदार ने उनका तपाक से स्वागत किया। सुमन को अपना यह अपमान बहुत खला। इसी बीच पद्म सिंह वकील की पत्नी सुभद्रा से सुमन का परिचय हो गया और उनके घर आने जाने लगी। गजाधर सुमन के पद्म सिंह के घर जाने पर सशंक रहने लगा। इस बीच में म्यूनिसिपल चुनाव आए और पद्म सिंह सदस्य चुने गए। इस खुशी में उनके घर भोली का मुजरा हुआ। मुजरा के पश्चात सुमन रात को देर हुए घर पहुंची तो गजाधर ने उस पर दुराचार का आरोप लगाकर उसे घर से निकाल दिया। सुमन ने अपनी सहेली सुभद्रा के घर आश्रय लिया।
जिस पर गजाधर ने शहर में यह प्रचार किया कि बगुला भक्त पद्म सिंह ने उसकी पत्नी को अपने घर डाल लिया। पद्म सिंह ने बदनामी के भय से सुमन को अपने घर में नहीं रहने दिया। अब सारे शहर में एक भोली ही थी जिससे सुमन की जान पहचान थी। वह कुछ दिन उसके घर में रही और फिर चौबारा लेकर दाल मंडी में जा बैठी। जब पद्म सिंह और उसके मित्र विट्ठल दास को लगा कि समाज की ठुकराई सुमन वैश्या बाजार में जाकर बैठी है, तो सुधारक विट्ठल दास ने उसके उद्धार की सोची। उसकी बहुत कुछ दौड़ धूप और प्रयत्न के पश्चात सुमन ने वह चौबारा छोड़ दिया और उसे विधवा आश्रम में दाखिल करा दिया गया। उधर सुमन की छोटी बहन शांता भी विवाह के योग्य हो गई थी। उमानाथ ने उसकी सगाई पद्म सिंह के भतीजे सदन सिंह से कर दी थी। सदन सिंह का पिता मदन सिंह रूढ़िवादी व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि सुमन शांता की बहन है और वह वैश्या बन गई है, तो उसने विवाह करने से इनकार कर दिया और बारात लौटा गया। सुमन का पिता कृष्णचंद कैद काटकर जेल से छूटा तो वह पागलों की तरह रहने लगा। वह बात बात पर लोगों से लड़ पड़ता था और गांव की औरतों से अश्लील मजाक करता था। शांता की बारात लौट जाने पर उसे मालूम हुआ कि सुमन वैश्या बन गई है। इस लज्जा के मारे वह गंगा में डूबकर मर गया। शांता को पद्म सिंह और विट्ठल दास ने सुमन के साथ विधवा आश्रम में रखवा दिया। सदन बारात लौटने के मामले में पिता से असहमत नहीं था। वह इससे झगड़कर घर से चला गया और नाव चलाने का काम करने लगा। इस धंधे में उसे काफ़ी सफलता मिली और वह मल्लाहों का नेता बन गया। म्यूनिसिपैलिटी ने पद्म सिंह ने यह प्रस्ताव पेश किया कि वैश्याओं को शहर से बाहर रखा जाए। प्रतिक्रियावादी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का न सिर्फ विरोध किया बल्कि उसे सांप्रदायिक रंग भी दे दिया गया। इसी सिलसिले में पद्म सिंह के विरोधियों ने सुमन के विधवा आश्रम में दाखिल कराने पर ऐतराज़ किया और अखबारों ने इस बात को उठा लिया। सुमन ने शांता को साथ लेकर आश्रम छोड़ दिया। जब वह दोनों नाव से नदी पार करने गई तो सदन सिंह ने उन्हें अपने पास रोक लिया और शांता से विवाह कर लिया। सदन और शांता दोनों ही सुमन से उदासीन रहने लगे। जब मोहल्ले को सुमन के वैश्या होने का पता चला तो उन्होंने सदन का बहिष्कार कर दिया। सुमन को यह सब बहुत बुरा लगा। आखिर जब सदन के पुत्र जन्म पर उसके माता पिता आए तो शांता के संकेत पर सुमन को सदन की कुटी छोड़नी पड़ी। सुमन के वैश्या बन जाने के बाद उसके पति गजाधर को पत्नी के प्रति अपनी निष्ठुरता और कठोरता का आभास हुआ। वह इस दुर्व्यवहार का पश्चाताप करने के लिए सन्यासी बन गया और जन सेवा और दुखी स्त्रियों के उद्धार के लिए जीवन बिताने लगा। जब सुमन सदन की कुटिया से निकलकर गंगा में डूबने जा रही थी तो उसकी भेंट गजाधर से हुई, जो अब स्वामी गजानन था, और उसी की प्रेरणा पर सुमन ने सेवाश्रम का कार्य संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। सुमन को उसके जीवन का उद्देश्य मिल गया। वैश्याओं से मिली 50 लड़कियां उस आश्रम में रहती है। वहाँ उन्हें अच्छी शिक्षा, संस्कार और सिलाई बुनाई, संगीत जैसी कलाएं सिखाई जाती है। उपन्यास के अंत में सुभद्रा आश्रम देखने आती है और सुमन, जो कभी उसकी सहेली थी, उसका बदला हुआ योगिनी सा रूप देखती है। उसका आश्रम का कार्य देखती है और दंग रह जाती है। वैश्याओं की कन्याओं के उज्जवल भविष्य का संकेत पाठकों को देकर उपन्यास यही समाप्त हो जाता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।